hexadecimal numbers. So all of you know that microprocessor and microcontrollers works with the hexadecimal number or binary numbers. Okay. So now you have to, I think I already discussed the data size. What is the data size is there. So you can see in the PPTs, we are defining the 4 types of data tables, data size. One is called nibble, byte, word, and long word. Okay, so you have to know the size of all the different types of data size. So one nibble equal to 4 bit, one byte equal to 8 bit, one word equal to 16 bit, and one long word equal to 32 bit. सो अभी तक क्या था कि 32 बिट तक ऑपरेशन हम लोग करते थे, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास 64 बिट की भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई है. ठीक है, 4 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है. इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर्स जो है 64 बिट का हम डिजाइन कर रहे हैं. अब जो तुम्हारा क्या काम है, 128 बिट पे काम चल रहा है. ठीक है, तो होगा क्या, फायदा क्या है. पहले जो आई थी, सबसे पहला प्रोसेसर आई थी वो 4 बिट का था, फिर 8 बिट का आया, फिर 16 बिट का आया, फिर 32 बिट का आया, फिर 64 बिट का आया, फिर 128 बिट का आया. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस बिट, हम बिट साइज क्यों इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो बिट साइज इंक्रीज करने का मतलब होता है कि एक साइकिल में हम कितने बिट के इंस्ट्रक्शंस फेच करा सकते हैं. जैसे मान लो कि अगर कोई सिस्टम तुम्हारे पास 32 बिट का है, ठीक है, तो एक बार में हम एक साइकिल में 32 बिट ही डेटा क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, या ऑपरेट कर सकते हैं, या प्रोसेस कर सकते हैं. तो अगर मान लो 64 बिट की है, तो उसमें क्या करेंगे, 64 बिट का डेटा हम ऑपरेट करेंगे. तो उससे फर्क क्या पड़ेगा. देखो, क्लॉक साइकिल्स तो एक ही है. एक क्लॉक साइकिल्स में अगर हम 32 बिट डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और एक सिस्टम जो है 64 बिट डेटा प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 64 बिट वाला डेटा वो क्या करेगा, जल्दी अपना काम खत्म कर लेगा, और 32 बिट वाला में लिटिल बिट टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बिट साइज बढ़ाते जा रहे हैं, बिट साइज बढ़ाते जा रहे हैं. इसीलिए अभी तुम जोड़ लो, पेंटियम की जो स्पीड थी, ठीक है, वो कोर i7 की स्पीड है, उसमें दोनों स्पीड में काफ़ी डिफरेंस है. व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दिस ओनली. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या है, देखो मार्केट में डिमांड क्या है, कोई भी चीज़ हम लें, कोई भी सिस्टम हम बाई करते हैं, तो होता क्या है, हमें जरूरी है कि वो सिस्टम फास्ट काम करे, रिस्पॉन्स फास्ट दे. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन. अगर मान लो कि तुम कोई खिलौना बना रहे हो या टॉय बना रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा लेट भी अगर वो रिस्पॉन्स देगा तो इट्स फाइन. लेकिन अगर मान लो कि कोई सिस्टम हम एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि विद इन मिली सेकेंड्स भी अगर कुछ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अगर रिस्पॉन्स लेट होती है, तो एरोप्लेन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्रैश हो सकता है. सो ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा सिस्टम हमें कहाँ यूज करनी है. अगर मान लो हम एयरक्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना है कि पैसा जितना भी लगे, पैसा मायने नहीं रखेगा, टाइम कंस्टेंट है. ठीक है, टाइम कंस्टेंट हम लेके चलेंगे कि उसका टाइम रिस्पॉन्स जो होगा बहुत जल्दी आनी चाहिए. लेकिन अगर हम खिलौने की बात करेंगे, तो इसमें टाइम अगर थोड़ा लेट होता है, लेकिन इसमें हम कॉस्ट की सोचेंगे कि कम कॉस्ट में हम कोई भी खिलौना डिजाइन कर सकें, ताकि वो हम इजीली सेल कर सकें. ठीक है, तो ये डिफरेंट थिंग्स है. इसीलिए हम क्या करते हैं, बिट साइज बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्ट हो. ठीक है, तो एक निबल में 4 बिट्स होगा, 0 से लेकर 3, 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, जनरली क्या होता है, राइट साइड को हम क्या करते हैं, LSB डिनोट करते हैं, और लेफ्ट साइड को हम क्या करते हैं, MSB डिनोट करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, नाउ यू कैन कम टू द बाइट. 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. ठीक है, सो हम वी विल इंडिकेटिंग फ्रॉम 0 to 7. So we are trying to partition in 2 parts like that. So 0 to 3 it's called one nibble, and 4 to 7 it's called another nibble. So what will happen, you can also say that this is lower nibble and this is the
upper nibble. This is the terminology. Okay. So now same case, if you are talking about the word, what will happen? This is of 16 bit. So if you are 16 bit, so it will come from the 0 to 15. If you are talking about the decimal range, it comes with the 0 to 65535 numbers. What is the minimum? Let us consider for 8 bit. What is the minimum value? It is comes 0000 8 times. Okay, and also for the maximum value 111 8 times. So this is the minimum value in decimal. If you want to convert, you can get the 0, and if you want to convert 8 times 1, you can get the 255. Okay. So same way, if I am talking about the range for the 16 bit, it is comes under the 0 minus 0 to 65535. Now 0 means what? It will start from the 000, all 16 bit becomes 0. And if you are talking about the maximum value, it comes all 16 bits will be 1. So all 16 bits is 1. If I am writing in hexadecimal, it will comes to the 00002. What is F? So this is the range in hexadecimal. Now if you want to convert in a decimal, FFF, you can get this value. Okay. So now what will happen? Same way, if you are talking about the 16 bit, that is called the lower byte and upper byte. Lower byte is called, this is the lower byte, lower 8 bit is called lower byte, and upper 8 bit is called upper byte. Now same way, think you are thinking about the long word. What will happen? It is of 32 bit, and its 32 bit are, it is divided 0 to 31. So 0 to 15 is called lower word, and 16 to 31 were called upper word. Okay. So the range is 0 to 31, or you can say 0 to, you can convert in hexadecimal, you can get this value. Okay. No need to remember this value, just you can remember that how many bits are there, how can you differentiate these bits. Okay. Now you can see that when 8 bits is there, I will define the upper nibble and lower nibble. If you are talking about the word, you are defining the upper byte and lower byte. If you are defining the long word, then upper word and lower word. In this way, we are going to differentiate the byte size or data size. Okay. Now the question is why it is required. Why I am converting this lower nibble, upper nibble, lower byte, upper byte, lower word, upper word. Okay. Sometimes you feel that in microprocessor, what will happen? Every processor having some registers value. Whenever registers is there, registers is of a fixed bit. Like if it is 8 bit, let us consider in 8085, 8 bit, one register is there, A. A is called accumulator. We will discuss later, no problem. Just for reference, you can think. A for accumulator. So this is register. This register is of 8 bit. Okay. Now you want to store 16-bit data in 8-bit register. How it's possible? So in this case, you are not able to store the data in the accumulator. So you can try to do one thing. You can divide in the lower byte and upper byte. So you can store the lower byte or upper byte. Any one you can store easily. So this way, it is needed to divide in the lower part and upper part. Okay. So now you can see that whenever we are talking about the processor, the main processing unit is called central processing unit. That is called CPU. All of you know the CPU. Okay. But in computer system, what will happen? CPU is called, वो जो बक्सा होता है डब्बा, उसको हम CPU बोलते हैं. ठीक है? But that is not a CPU. That is a, you can say, cabinet. Yeah. But all are saying that this is the CPU.
but exactly that is not CPU, that is cabinet. Okay. So what is the CPU? So CPU is that performs some task. You can remember that it performs or it processes some task. Any system which has CPU, कोई भी सिस्टम जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो टास्क हैंडल नहीं करता है, सिर्फ सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है वही सिर्फ क्या करेगा, टास्क को हैंडल करेगा या टास्क प्रोसेस करेगा या टास्क एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए। अब सीपीयू को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास टास्क आया है कोई एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम यूज करते हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस। हमें कैसे पता चलता है कि लैपटॉप में कि हमें करना क्या है, हम तो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं कि चलो पीपीटी शेयर कर दिया, ठीक है। मान लो कि हमारी जगह पे यहाँ पे कोई नहीं होता, अपने यहाँ पे सारी काम करना होता, तो क्या होता, सीपीयू को कोई ना कोई कमांड देता कि तुम्हें करना क्या है, परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या होता है, प्रोसेसर को क्या करते हैं, थ्रू इंस्ट्रक्शंस वी कैन प्रोवाइड द विच टास्क यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे कि अब अगर मान लो कि मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा, ठीक है, आई हैव रिटन इंस्ट्रक्शंस लाइक दैट, सी दैट आई एम राइटिंग ऐड, it is written there add b. Add b meaning is it will add b. See that what is the meaning of these instructions, just for reference, a plus b at is story name. What is the meaning, add b is a instructions, this instructions means that it will add the b registers value and accumulators value or yeah a value, okay, and it will store the result in a value. That is the meaning. Okay, later I will discuss in detail. So you can think, if I am writing add b, how the processor knows that I have to add it? Since processor does not know and does not understand add b, he will understand only 01010101. So some components are responsible for converting these instructions into the binary form, or that is called machine code. Okay, that is called instructions decoder, or you can say that assembler. Okay, same way when you are executing a program in C, what will happen? Their compiler is doing that. Compiler is converting the high level language to the machine language. Same way, when we are talking about the assembly level language, assembler will be responsible for converting this language to machine language. So there are different types of languages are there, high level language and low level language. Okay, so in the same way, assembly level language is also there. In assembly level language, what will happen? Definite for fixed microprocessor, you have written some instructions. These instructions is provided by the vendor. जो कंपनी प्रोसेसर बनाएगी, साथ में उसके वो क्या करेगा, उसका इंस्ट्रक्शंस, असेंबली लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करता है। दैट इज फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। हम कोई नया इंस्ट्रक्शन उसमें से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शंस उसके साथ आता है। वी कैन यूज डायरेक्टली, वी कैन राइट दैट इंस्ट्रक्शंस एंड वी कैन tell to the assembler you can convert this in a machine code and processor will give the output. So CPU will, what do we do? CPU will process the data, process the task. When it will process the task? When
यू कैन राइट द इंस्ट्रक्शंस। जब इंस्ट्रक्शंस तुम लिखोगे, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोसेसर को टास्क देगा, बोलेगा कि करना तुम्हें क्या है। दैट इज द वर्क ऑफ सीपीयू। ओके, now next we will come under the microprocessor architectures. See that till now we are talking in the general terms. Let us consider I am telling microprocessor. So there are huge varieties of processors are available in the market. Okay, when I am telling the microcontrollers, so huge microcontrollers are available in the market. So what is the basic idea to design the microprocessor? Okay, so there are two types of architectures is following by the company. One is called von Neumann architectures and another is called Harvard architectures. This is the name, Harvard architectures. Okay, so now you have to understand that what is the difference between these two architectures. Since if you are designing the processor, you have to follow any one of the architectures. Okay, so now you can see in the diagram, in the von Neumann architectures, CPU is there and memory unit is there. In this memory, both data and programs are there. See that in any systems there are two types of memory are there. One is RAM and one is ROM. Okay, so what is the reason for fixing two types of memory? Since we are using the one memory is fixed for the data and another memory is the fixed for the program. Okay, so in this way, in von Neumann architectures, what will happen? Data memory and program memory both are storing in the same memory. But you can see in the next one, Harvard architectures, what will happen? In this case, program memory and data memory will be in separate part. Okay, so one is address bus, one is data bus. Now you can see in the architectures, in address bus only one way is there, that is called unidirectional. Okay, and this data bus is of both direction, that is called bidirectional. So what is the difference between unidirectional and bidirectional? Same way, one is road is one way and another road is two way. What is the difference between one way and two way? एक पे क्या होती है, गाड़ी सिर्फ आ सकती है, दूसरे से गाड़ी जा सकती है, ठीक है। तो एड्रेस बस का काम वो है, सिर्फ वन वे है। एड्रेस कौन डिफाइन करेगा? एड्रेस सिर्फ प्रोसेसर डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन डाटा क्या होगा? डाटा प्रोसेसर पे आ भी सकता है और प्रोसेसर से जा भी सकता है। तो जहां जहां हम डाटा यूज करते हैं वहां डाटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि डेटा है जो मेमोरी से सीपीयू में भी ट्रैवल कर सकता है और सीपीयू से मेमोरी में भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन एड्रेस क्या होगा? एड्रेस मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रैवल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एड्रेस हम क्या करते हैं, एड्रेस मीन्स क्या? एड्रेस का मतलब लोकेशन, लोकेशन समझ लो, ठीक है। तो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन चेंज नहीं होगा। एक बार मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया कि चलो मेरा क्लास रूम नंबर 504 में है, ठीक है, तो मेरा लोकेशन डिफाइन हो गया। एचओडी सर ने लोकेशन डिफाइन कर दिया और ये क्या हो गया, मैं यहाँ आके बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चेंज कौन करेगा? सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है मेरा लोकेशन, ठीक है। सेम वे एड्रेस जो होगा सीपीयू चेंज करेगा, और सीपीयू क्या करता है? मेमोरी कभी भी एड्रेस चेंज नहीं करेगा, सीपीयू डिफाइन करेगा कि कौन सी मेमोरी का एड्रेस क्या है, ठीक है। जो भी अगर इंटरफेस हम लगाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कोई भी लगाएंगे, तो वो डिसाइड करेगा कि उसका एड्रेस क्या होगा। एक बार मैंने एड्रेस डिफाइन कर दिया, दैट इज फिक्स्ड।
ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो एड्रेस बस इस तरीके से याद रखना है कि एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि ये वन वे है, ओनली सीपीयू कैन डिफाइन दिस एड्रेस फॉर एनी कंपोनेंट्स। नाउ द डेटा बस इज bidirectional. So bidirectional means the data will be transferred from CPU to memory or memory to CPU, anywhere. So what is the difference between von Neumann and Harvard is, in von Neumann only one memory is there, in that memory data and program both will be stored in the same place. Now you can tell me कि अगर मान लो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों एक ही जगह स्टोर्ड है, एक ही मेमोरी में स्टोर्ड है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सिंपल सी बात है, एक चीज बताओ, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम 504B, ओके, 504B में फिफ्थ सेमेस्टर का ए सेक्शन का बच्चा और बी सेक्शन का बच्चा दोनों आके बैठ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर घिचपिच हो जाएगी। घिचपिच हो जाएगी मतलब हमें जैसे मान लो कि क्या होता है, सेक्शन वाइज टीचर अलॉटेड है, ठीक है, तो अब अगर मान लो 2 टीचर यहाँ आता है तो 2 टीचर कौन किसको पढ़ाएगा? दैट्स वेरी डिफरेंट, मतलब किनेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, यहाँ भी सेम होता है। अगर मान लो कि प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, तो डेटा को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत है नहीं, ठीक है, डेटा तो डेटा ही रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू तुमने डाल दिया तो वो डेटा को एग्जीक्यूट करोगे तो डेटा क्या होगा, उसको तुम मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि डेटा तो डेटा ही है। इंस्ट्रक्शंस जो होगा क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तुम एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम तो क्या होगा, प्रोग्राम मेमोरी के साथ साथ डेटा मेमोरी भी एग्जीक्यूट होगा, दैट विल टेक मोर टाइम, फर्स्ट थिंग। अगर वो ज्यादा टाइम लेगा, ये तो अलग केस होगा कि ज्यादा टाइम लेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि डेटा की रिक्वायरमेंट हमारा कम है। अगर मान लो कि मैंने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, जैसे मान लो कि मैंने एडिशन का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, कि 2 नंबर को ऐड करके रिजल्ट बताएगा, तो डेटा क्या है, डेटा तुम्हारा इनपुट डिपेंड करेगा यूजर्स पे कि यूजर्स कौन सी नंबर्स को ऐड करना चाहता है, ठीक है। तो हमें डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टोर क्या करने की जरूरत है, ओनली प्रोग्राम्स। तो जब प्रोग्राम्स हम ऐड करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम में डेटा यूजर्स देगा, तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को ऐसा हो सकता है। हाँ, दूसरा केस और क्या है कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस में भी डेटा इन्वॉल्व होगा, तो इट मे बी कि डेटा दोनों आपस में इधर उधर हो जाए, इट मे बी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम ये है कि एड्रेस क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा मेमोरी है, अब मान लो कि मेमोरी से सीपीयू क्या कर रहा है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, एट दैट टाइम यू कांट एक्सेस फॉर डेटा, मतलब एक टाइम में या तो तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लोगे या डेटा करा लोगे। बाकी दूसरे में क्या है, हार्वर्ड में देखो क्या है, सीपीयू है, इस सीपीयू के सेपरेट डेटा मेमोरी है और सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है। तो डेटा मेमोरी क्या होता है, इसमें सिर्फ डेटा स्टोर होता है, प्रोग्राम मेमोरी में सिर्फ प्रोग्राम स्टोर होगा। अब इसमें फायदा क्या है कि सेम टाइम में अगर मान लो कि प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एट दैट टाइम अगर कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है तो सेम टाइम में डेटा यहां से ये फेच कर सकता है सीपीयू, ठीक है। सेम प्रोग्राम मेमोरी में क्या होगा, प्रोग्राम सिर्फ रहेगा, डेटा मेमोरी में डेटा रहेगा। जनरली होता क्या है, इसी अभी जो भी तुम्हारा आर्किटेक्चर है, जो भी माइक्रोप्रोसेसर आ रही है लैपटॉप में, ठीक है, सब हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रैम और रोम दोनों अलग होते हैं। तो ये जो तुम्हारा प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है, ये रोम होता है, जो प्रोग्राम मेमोरी है तुम्हारा रोम होता है। क्यों? क्योंकि एक बार प्रोग्राम लिख देते हैं तो क्या होता है, सिस्टम तुम शट डाउन कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगली बार प्रोग्राम वो रहेगा,
लेकिन जब हम डेटा मेमोरी की बात करते हैं तो डेटा मेमोरी ऑलवेज रैम में होता है, ठीक है, जो क्या करता है, टेम्पोरली स्टोर करता है। अब देखो क्या अंतर होता है मेन रैम और रोम में, फंक्शनिंग क्या है, इसका यूज क्या है। अब देखो सीपीयू क्या है, एनी हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कंप्यूटर पीसी, ठीक है। इन पीसी व्हाट विल हैपन, प्रोसेसर इज देयर, सीपीयू है, ठीक है। अब सीपीयू में क्या है, सीपीयू है, एक साइड रोम है, एक साइड रैम, रैम है, ठीक है। तुम्हें पता है रैम में क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। जब भी सिस्टम ऑफ होगा तो क्या होगा, वो चीजें हट जाएगी। अब तो यू कैन सी दैट whenever you are trying to store data in ROM, every data will be stored in ROM. हम रैम में डेटा स्टोर नहीं करते, तो फिर रैम यूज किस लिए करते हैं। मैंने बताया रैम में डेटा हम स्टोर नहीं करते हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ रैम, कैन एनीवन टेल। सर हमारे रैम में सर जितने भी सर प्रोग्राम्स टेम्पोररी चलती है, प्रोसेसर्स जितने भी बैकग्राउंड में सारी सर, जैसे कि ड्राइवर वगैरह सब रैम ही पे चलती हैं सर, जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस सब रैम पे चलता है। ड्राइवर्स रैम पे चलता नहीं, गलत। सर रैम ऑप्टिमाइज करता है कि किस प्रोसेस को प्रायोरिटी दिया जाए, कौन पहले होगा कौन बाद में। नहीं नहीं, ये तो प्रोसेसर खुद हैंडल करता है। ये प्रोसेसर में एक होता है तुम्हारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि कौन से टास्क पहले होगा कौन से टास्क बाद में, ये सब सीपीयू में होता है। मतलब उसके लिए अलग से पेरिफेरल डिवाइस हम लगाते हैं एक्चुअली, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। देखो सर हम मतलब सारे सर आपने अगर एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा है वो आपके रोम में सर इंस्टॉल है उसका सर, जितना भी सेटअप फाइल्स वगैरह, लेकिन सर जब वो खुलेंगी सर वो रैम पे ही खुलेंगी सर। ऐसा क्यों, क्योंकि सर जब खोलते हैं उस टाइम रैम इतना यूज ज्यादा बढ़ जाता है उसका, सर लिखता है कि देखो यहाँ पे सिंपल ऐसे सा यूज है, होता है। सिंपल सा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। सिंपल से बात है, रोम में सारा डेटा स्टोर है, डेटा भी है, प्रोग्राम भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है, जितने भी तरीके का चीजें हैं सारा क्या है, स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, जब भी प्रोसेसर कोई काम करेगा, मान लो मैंने प्रोसेसर को कोई टास्क दिया, अब वो टास्क उसे करना है, ठीक है। तो टास्क करने के लिए प्रोग्राम तो रोम में लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, रोम से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा, डेटा भी रोम में है, डेटा भी वहां से उठाएगा। लेकिन एक बार प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किया 2 × 5 इट मीन्स दैट 10, ठीक है। तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 5 टाइम्स। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने 2 + 2 किया, ठीक है, तो एक बार मैंने 2 डेटा रोम से उठा के ले आया रैम में। अब हमें बार बार रोम में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रैम में बार बार रोम में जाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, टाइम बचेगा और स्पीड फास्ट होगा रैम से डेटा लाने में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी रोम से डेटा लाने में विथ रिस्पेक्ट टू रैम इट विल टेक मोर टाइम। सर हम जो तो सर कभी भी पेन ड्राइव देखना, को सर पेन ड्राइव को जो टेम्पोररी रैम बना सकते हैं सर, वो कैसा काम करता है? टेम्पररी को रिव्यू। रैम हम बना सकते हैं, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं काम करेगा जो इंटरनल स्लॉट्स दिया हुआ है। बना सकते हैं, वो ऑप्शन है कि अगर रैम नहीं है तो यू कैन मेक दैट, बट द प्रोसेस विल बी नॉट एज मच फास्ट एज पॉसिबल। जितना वो है उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि हम जो भी टेम्पररी स्टोरेज डेटा होता है वो हम रैम में यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने सिस्टम खोला, ठीक है, सिस्टम खोला, कोई काम किया, 2 3 4 काम किया, सारे का टेम्पररी स्टोरेज फाइल्स रैम में पड़ा होगा। सेम अगर हमें काम करना हो तो वो डेटा रोम से नहीं उठा के रैम से डेटा उठा लेगा और वो जल्दी प्रोसेस कर लेगा। इसीलिए जब सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट होने के बाद अगर तुम कोई काम करना चाहते हो नया काम, तो इट विल टेक मोर टाइम।
लेकिन जब एक बार सिस्टम स्टार्ट है उसके बाद कोई भी काम करो लिटिल बिट कम टाइम लगेगा। ऐसा फेस किया है? यस सर। यस सर। यही होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। और सर रैम की फ्रीक्वेंसी सर, वो उससे फ्रीक्वेंसी क्या पे होता है डिपेंड सर? करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा प्रोसेसर है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, अदरवाइज डेटा वहाँ हम नहीं ले जा सकते। जैसे मान लो सिंपल सी बात है यार, कॉलेज में ऑडी है, BMW, ठीक है। यस सर। BMW से कोई बंदा जा रहा है, यहाँ से उसको जाना है एयरपोर्ट। उस बंदे को तुम यहाँ से परी चौक ले जाके उतार दो, बोलो कि वैसे बैठ जाओ, व्हाट ही विल डू? यस सर। या तो तुम्हें मर्डर कर देगा, या तो सर वो आत्महत्या कर लेगा। हाँ। तो ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है, सेम तरह का प्रॉब्लम यहाँ है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करते, जैसे मान लो कि हमारे प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। अगर रैम की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है तो रैम लगाने का फायदा क्या होगा प्रोसेसर को? रैम तो मैक्सिमम 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ही ट्रैवल करा सकता है डेटा, लेकिन हमें चाहिए कितना? 5 मेगाहर्ट्ज। तो वो काम ही नहीं करेगा सही से, ठीक है। तो वो मैचिंग होना जरूरी है। जैसे सिंपल सा है, DDR की जनरेशन होती है सर। DDR, DDR जो होती है, DDR 1 2 3 4 5 रैम। ये तो उसकी जनरेशन है, DDR जो बनाती है उसकी जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड है। एक्चुअली वो भी वही करता है, स्पीड बढ़ाता है बार बार, हर बार जब चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी वही होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है। क्योंकि अब देखो रैम, DDR रैम कब से आ रही है? जब से पेंटियम है। यस सर। ठीक है ना। तो पेंटियम में भी रैम सपोर्ट कर रहा था DDR, और अब हम i7 की बात कर रहे हैं तब भी DDR सपोर्ट कर रहा है। क्यों? इसीलिए वर्जन चेंज किया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करके। उसके पास मजबूरी है चेंज करना, अदरवाइज नो वन विल बाई। ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आया कुछ कि आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं, कितने तरह का आर्किटेक्चर होता है, डेटा बस क्या है, CPU क्या है, प्रोग्राम मेमोरी क्या है। जैसे कि सर हमारा एक सर 32 बिट का प्रोग्राम है सर, वो सर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाएगा सर, लेकिन एक 64 बिट का प्रोग्राम सर 32 में रन नहीं होगा सर, ऐसा क्यों? सिंपल है ना। अरे मान लो कि तुम 5 किलो उठाने लायक है, तुम्हें 10 किलो दे दिया तो तुम्हें क्या होगा? बात समझ आई? यस सर। 10 किलो की कैपेसिटी मेरा है, लेकिन मुझे कोई 20 किलो दे दिया, मैं क्या करूंगा? उठा ही नहीं पाऊंगा। यस सर। तो अगर मान लो कि 32 बिट की कैपेसिटी उसकी है, तुम 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, इसका मतलब क्या होगा कि एक टाइम में वो 64 बिट डेटा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने लगेगा प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। ओके। मतलब कंपैटिबल इशू, ठीक है, कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाता। हाँ, और देखो जैसे मान लो कि हम 10 किलो उठाने लायक है, तो कोई 2 किलो दे दिया तो क्या दिक्कत है? हम लेके चले जाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। यस। ठीक है। चलो अब ये थोड़ा सा देख लो। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो टिपिकल सिस्टम्स होता है, ये कोई भी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे सिस्टम हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा देखो, उसमें करने के लिए क्या होगा, एक तो तुम्हारा CPU होगा, दिस गोला इज CPU, दिस इज द रजिस्टर सेट, ठीक है, दिस इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, एंड दिस इज द डिफरेंट बसेज फॉर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये ध्यान तुम्हें देना है, 16 बिट ये जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस 16 बिट का होगा इन केस ऑफ 8085। ठीक है, हम पहले हम 8085 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, 16 बिट का एड्रेस बस होगा, 8 बिट का डेटा बस है। ये हर एक प्रोसेसर में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो वेंडर देता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो बताती है कि किसके में कितनी एड्रेस बस है, कितने बिट की एड्रेस बस है, कितने बिट की डेटा बस है, ठीक है। जितने बिट की डेटा बस होगी
उतना ही बिट टू वेट बार में एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द यूनिवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। पहला क्या है, एक्यूमुलेटर्स। पहले हम डिस्कस किए क्या दिक्कत है। एक्यूमुलेटर्स क्या है, एक्चुअली एक्यूमुलेटर्स एक रजिस्टर्स है। ठीक है, जैसे मान लो कि सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है, सीपीयू कुछ काम करने के बाद अगर रिजल्ट डेटा जो है वो तुम्हारा क्या करते हैं, रैम में स्टोर करेगा टेम्पररी। लेकिन अगर मान लो कि जहां पे रैम नहीं है वहां क्या करेगा। ठीक है, या कुछ सीपीयू में क्या होता है कि इंटरनल्स कुछ रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें भी तुम टेम्पररी डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सेम तरीके का एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है जिसमें क्या करता है, प्रोसेसर कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है तो उसके बाद क्या आता है, जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर्स। ठीक है, तो ये टर्म्स याद होना चाहिए कि एक्यूमुलेटर्स क्या होता है। तो एक्यूमुलेटर्स एक रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स जब भी हम बात करेंगे तो उसकी साइज की बात जरूर करेंगे। ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया लग रहा है। सर आपका फ्लैग्स यहाँ पे सर वो बूट फ्लैग है जो सर ओएस को बताता है कहाँ से कहाँ तक उसका रीजन है। नहीं नहीं नहीं, कल डिस्कस करेंगे वो। बूट फ्लैग्स नहीं है एक्चुअली, वो क्या है ना,